और आपको बता दें कि इस वक्त एक अहम खबर जो है वो हिमाचल के ताल्लुक से आपको बता रहे हैं। खबर ये है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से उन्होंने भेंट की है और उनके साथ विभिन्न द्विपक्षीय मामलों पर विस्तार से चर्चा की है। सीएम सुक्खू ने मनोहर लाल खट्टर को अवगत कराया कि हिमाचल सरकार की ओर से हिमाचल में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं पर लगाए जाने वाले उपकर यानी सेस से हरियाणा को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की ओर से लगाए जाने वाला जल उपकर यानी वाटर सेस जल पर नहीं बल्कि प्रदेश में कार्यरत लगभग 172 जल विद्युत परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन पर लगाया जाएगा। वहीं हरियाणा सीएम ने कहा कि पड़ोसी राज्य हिमाचल है जिनसे पानी और अन्य विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही रेणुका डैम और वाटर सेस को लेकर चर्चा हुई। जो हमारा जनरेशन प्रोसेस है वो जो हिमाचल प्रदेश में 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है उस पर लागू किया गया। अब कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो आगे सचिव लेवल पर बैठक में बात आगे आएगी। और जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया की बात है कि कितना असर पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है कि क्या मामले हैं वो तो सब संवाद के जरिए ही हल किए जा सकते हैं। तो हमारा अभी पहली संवाद हुआ, कुछ चीज़ें इन्होंने हमें ध्यान में लाई कि ऐसा हो सकता, तो हमने इनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमारी एक सहमति बनी कि सचिव स्तर पर भी हमारी बैठकें जारी रहेगी। दूसरा ये तो एक मुद्दा था। उसके बाद किसाऊ का मुद्दा काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा था जिसमें हरियाणा भी हमारा पार्टनर है और उत्तराखंड भी पार्टनर है। उसमें कुछ हिमाचल की तरफ से आपत्तियाँ थी, उसका समाधान की बात की गई है। तीसरा कुछ और मुद्दे हमारे छोटी छोटी बाउंड्री से रिलेटेड थे, उसके संबंधित बात की गई है। हमारा एक बद्दी से रोड जाता है शीतला जिसमें हरियाणा का पार्ट है, उसको जोड़ने की बात की गई है। इन सब मुद्दों पर एक कंक्रीट चर्चा हुई है और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आज बातचीत से पता लगा, कुछ आगे बातचीत से करेंगे। इनको कुछ और डाउट है वो हम क्लियर करेंगे, जो इनके डाउट है जो इनको शंका है वो हमारे सेक्रेटरी लेवल पर आके करेंगे। ना हरियाणा पर डायरेक्ट सेस है ना पंजाब पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट है जिनसे हम बिजली खरीदते हैं वो रेट बढ़ाएंगे। ये है इनका मेन मकसद क्या है कि हरियाणा के साथ तो हमारा कोई ऐसी बात ही नहीं है, पंजाब के साथ, पर जिन भी पावर प्रोजेक्ट वालों से ये बिजली खरीदते हैं जो हमारा सेस लगेगा उस सेस के आधार पर वो हमारे रेट बढ़ा सकते हैं और उसका भुगतान हमें भी करना पड़ेगा। ये माननीय हरियाणा को भी करना पड़ेगा। उस संदर्भ में हमारी बातचीत आगे जारी रहेगी। पड़ोसी प्रदेश है और पड़ोसी प्रदेश का अपना एक संबंध होते हैं, तो उस नाते से बहुत से इश्यूज होते हैं जिसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं, तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवाड़ और किसाऊ डैम उस पर चर्चा हुई है। खास करके किसाऊ डैम का जो अभी एमओयू होना है, उस एमओयू में पिछली सरकार के समय जब हिमाचल में पहले सरकार थी उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात और उसका एक एमओयू जल्दी हो जाए। हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम चुनाव की जंग तेज हो गई है। 34 वार्डों के लिए होने वाले चुनाव के लिए अब दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में उतरने लगे हैं। कांग्रेस की तरफ से आज प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह चुनाव प्रचार में उतरे। दोनों ने अलग अलग वार्डों में जाकर प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार किया और जनता से कांग्रेस को जिताने की अपील की। प्रतिभा सिंह ने राम बाजार इलाके में कांग्रेस के वार्ड कार्यालय का उद्घाटन भी किया और फिर उम्मीदवार के साथ घूम घूम कर वोट मांगे। उनके साथ सीपीएस आशीष बुटेल और विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बालूगंज इलाके में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उनके साथ विधायक इंद्रदत्त लखनपाल भी चुनाव प्रचार करते नजर आए। मां बेटे चुनाव प्रचार में उतरने से कांग्रेस कम से कम फिलहाल प्रचार के मामले में बीजेपी से आगे दिख रही है। देखिए, आप जानते हैं कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, तो हमने हर एक चुनाव को बड़ा सीरियसली लिया है
पिछले विधानसभा में भी हम जब चुनाव में उतरे थे तो बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने थी, पर उसके बावजूद हमने विजय हासिल की है। उसी तरह कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी आज हम जनता के दरबार में आए हैं, जनता से फरियाद करने आए हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे और जो भी संभव हो सकेगा उसमें हम भरसक प्रयास करेंगे उन कामों को आगे बढ़ाने की और करने की। और वहीं विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि निगम चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस झूठे वादों पर चुनाव नहीं लड़ती, बल्कि जनता के बीच जनता के मुद्दों के साथ जाती है। बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का और ये हमारा निर्वाचन क्षेत्र है। अभी कुछ ही महीने पहले लोगों ने बहुत अच्छा मुझे यहाँ से अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और आज हम फिर से मैदान में उतरे हैं जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी सुखू जी और हमारी पार्टी अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी के नेतृत्व में हम इन चुनावों को फतेह करेंगे और शिमला के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो कांग्रेस पार्टी का बनेगा। बहुत से मसले हैं, पार्किंग के बहुत से मसले हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत पैसा केंद्र से आया है, मगर उसका सही उपयोग जो है वो इस इलाके के लिए शिमला शहर में नहीं हो पाया। कई जगहों पे जहाँ पे हुआ है एक्सेसिव तरीके से जो है उसकी फजूल खर्ची की गई है, सिर्फ डंगे लगाए हैं। कई जगहों पे जहाँ पे कई फ्लाईओवर टाइप बनाए हैं वहाँ पे इतना मोटा सरिया, इतना मोटा उसमें लोहा इस्तेमाल किया है जिससे उससे 10 गुना ज्यादा जो है वो वॉक ओवर ब्रिज बन सकते थे। इस तरीके से जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जनता भी इस चीज को देख रही है और आने वाले समय में इसकी इंक्वायरी भी एमसी द्वारा करवाई जाएगी क्योंकि क्यों इस तरीके का स्मार्ट सिटी का पैसे का दुरुपयोग किया गया, नंबर 1। और साथ ही साथ जो हमारे कई मैंने पार्किंग की बातें करी, हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए मोहल्ला क्लिनिक्स हर वार्ड में खुले, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी ने भी शिमला चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। जल्द ही उसके बड़े नेता भी प्रचार के मैदान में दिखाई देंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी जोन प्रभारी, प्रवासी प्रभारी, सह प्रवासी प्रभारी और वार्ड प्रभारी भी मौजूद थे। बैठक में प्रभारियों के कई तरह के टिप्स दिए गए हैं। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, शिमला नगर निगम चुनाव के प्रभारी श्रीकांत शर्मा, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। और शिमला से इस वक्त एक बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में खर्च की रिपोर्ट जारी। जी हां, विधानसभा चुनाव में खर्च की रिपोर्ट जारी। राजनीतिक दलों के खर्च की रिपोर्ट जारी हो चुकी है, प्रत्याशियों के खर्च की रिपोर्ट भी जारी हुई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने जारी की है रिपोर्ट। कांग्रेस के 40 विधायकों ने औसतन 22,87,899 रुपए खर्च किए। भाजपा के 23 विधायकों ने 28,89,517 रुपए खर्च किए। एक बार फिर आपको बता दें कि कांग्रेस के 40 विधायकों ने औसतन यानी एवरेज 22,87,899 रुपए खर्च किए, जबकि भाजपा के 23 विधायकों ने 28,89,517 रुपए एवरेज खर्च किए। निर्दलीय 3 विधायकों ने औसतन 20,87,082 रुपए खर्च किए। चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा प्रति विधायक 40 लाख रुपए तय की गई थी। 66 विधायकों ने तय खर्च सीमा का 62% पैसा खर्चा किया है। भाजपा ने निर्धारित चुनावी खर्च सीमा का 72.2% पैसा खर्च किया। कांग्रेस ने तय चुनावी खर्च सीमा का 57.2% पैसा खर्च किया। यानी यहाँ पर ये गैप देखेंगे तो काफी ज्यादा है। एक तरफ जहां बीजेपी ने निर्धारित चुनावी खर्च सीमा का 72.2% पैसा खर्च किया, वहीं कांग्रेस ने तय चुनावी खर्च सीमा का 57.2% पैसा खर्च किया। आगे बढ़ते एक तरफ कई पार्टियां और मजबूत उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अच्छा खासा खर्च करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं सांकटी वार्ड से सीपीएम के उम्मीदवार कपिल देव शर्मा चुनावी खर्च के लिए लोगों से ही चंदा मांग रहे हैं। उनका कहना क्या है, ये सुनिए। जरा ये बताएं
कहीं हम इसको चुनावी स्टंट तो ना समझें कि भाई मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो जनता के लिए लड़ रहा हूं, पैसे जो है मुझे चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, चाहिए ही होते हैं, जरूरतें होती हैं बहुत सारी, तो आप जनता से अपील कर रहे हैं? जी देखिए, मैं कपिल शर्मा जो वार्ड नंबर 24 से चुनाव लड़ रहा हूं, और इसमें जो मुख्य रूप से क्षेत्र आता है वो नौभार, आपका शनान, न्यू बलाई बखराई और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, और ये हमारा सांगटी क्षेत्र। मैं एक लोगों से मास अपील कर रहा हूं, जो मेरा एक फैमिली, मेरा जो परिवार संगीत के माध्यम से जो फेसबुक के में जुड़ा है, यूट्यूब में जुड़ा है, इंस्टाग्राम में जुड़ा है, मैं उससे मास अपील कर रहा हूं। और उसका जो अमाउंट रखा है 1 रुपए से लेके बाकी आपकी श्रद्धा है कि आप कितना इसके अंदर दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव के अंदर छुटपुट जो है वो खर्चे आते हैं। और ये चुनाव में मास अपील इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से चंदा नहीं लेना चाहता। चुनाव आप लड़ रहे हैं तो जनता क्यों वोट दें? क्योंकि जनता के लिए काम करना है, और जनता के लिए जब काम करना है और जनता से जब पैसा मिलता है तो जनता आपका कॉलर पकड़ सकता है। आपको कोई 2-4 आदमी, भूस्वामी लोग या कॉर्पोरेट लोग आपको अगर पैसा देंगे तो पॉलिसी या काम उनके लिए फेवर में करने पड़ेंगे, उनके लिए आपको ठेका देना पड़ेगा, उनके लिए आपको कार्य योजना बनानी पड़ेगी। तो मैं ये चाहता हूं कि जनता के द्वारा, जनता के से ही हम लोग अपील ये चाहते हैं। हम तो पर्चा भी दे रहे हैं और हम ये भी बोल रहे हैं कि आगे आपकी श्रद्धा है 1 रुपए, क्योंकि ये जनता के द्वारा ही चुनाव लड़ा। सार्वजनिक कर रहे हैं आप उस पैसे को, कौन कौन कितना पैसा दे रहा है आप? वो अभी उसकी डिटेल जो है वो मेरे पास जमा नहीं हुई है, ये जनता के पास जो है वो जाए। जो इन्होंने बात कही है, हो सकता है चुनावी टैक्टिक्स भी होती है कि क्या कुछ कहा जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, किस ये तो चुनाव है, कई तरह की इमोशनल अपील की जाती है, कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। बहरहाल जो भी ये बातें कह रहे हैं इसका फैसला जो है जनता ही करेगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की छवि खराब करने के मामले में नाको गांव में लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया और रैली निकाली। नाको मॉनेस्ट्री में निकाली गई रैली में गांव के लामागढ़ प्रधान ग्राम पंचायत नाको, प्रधान महिला मंडल नाको, युवल मंडल नाको के सभी सदस्यों और जिला परिषद श्री शांता कुमार मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने बौद्ध धर्मगुरु की छवि खराब करने वालों से माफी की मांग की है। जिला किन्नौर के हंगरंग वैली के नाको गांव में समस्त गांववासियों ने व हमारे मुख्य लामागण, हमारे महिला मंडल, युवक मंडल सब ने मिलकर एक विशाल रोष रैली का आयोजन किया, जिसमें जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि मीडिया में व सोशल मीडिया में हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा जी को ट्रोल किया जा रहा है। उसमें कई अपशब्द का प्रयोग किया है, जिससे कि हमारे सभी बुद्धिस्ट जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है, बहुत उन्हें आघात पहुंचा है। तो इसी के चलते आज हमने ये रोष रैली की है और साथ में ये भी मांग की है कि हमारे जो विश्व के जिन्हें शांति के लिए, जो विश्व शांति के प्रतीक हैं, कंपैशन पीस के प्रतीक है, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार तक मिला है, ऐसे लोगों पर इस प्रकार की टिप्पणी करना बिल्कुल सही नहीं है। और हम चाहते हैं, हमारी मांग यही है कि ऐसे जो लोग हैं जल्द से जल्द हिज होलीनेस 14th दलाई लामा जी से क्षमा मांगे। और राज्यपाल और सीएम सुक्खू ने ईद उल फितर पर प्रदेश के लोगों को क्या दिया है, बधाई दी है और क्या संदेश दिया, ये आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। खबर किन्नौर से, जहां बर्फबारी और बारिश का दौर जारी, इसके चलते जिले में शीतलहर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पांगीनाला नेसंग झूले के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ। हमीरपुर के राजकीय हाई स्कूल स्वाहल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सोलर लंच बॉक्स पर निबंध लिखा है और सोलर लंच बॉक्स को अव्वल स्थान मिला है। इसके चलते अब राज्य स्तरीय साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन के लिए भी चयन किया गया, जो कि सोलन में 26 अप्रैल को होगा। हमीरपुर में 156 करोड़ की लागत से विद्युत सेवाओं को चाक-चौबंद किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग 156 करोड़ रुपए की बड़ी कार्य योजना तैयार।
किन्नौर में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला। और अब खबरें ईद उल फित्र से जुड़ी। राज्यपाल और सीएम सुक्खू ने ईद उल फित्र पर प्रदेश के लोगों को बधाई दी है। सीएम ने कहा है कि ईद का त्योहार पवित्र रमजान के महीने में के अंत में उत्साह एवं खुशहाली लेकर आता है और अच्छाई का संदेश देता है। साथ ही राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि ये त्योहार देश में शांति, एकता और भाईचारे को सुदृढ़ करेगा। शिमला में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर की मस्जिदों और ईदगाहों में खासी रौनक देखने को मिली। यहां ईद के नमाज के लिए जामा मस्जिद बालूगंज में भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। अफगानिस्तान के छात्रों ने भी जामा मस्जिद बालूगंज में नमाज अदा की और अफगानिस्तान में शांति और खुशहाली की कामना करते हुए पूरे विश्व में अमन और शांति की दुआ मांगी। तो जैसे आप सबको पता है कि आज ईद का पहला दिन है हिंदुस्तान में और अफगानिस्तान में भी है, तो हम अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ हमारी फ़ोन के ज़रिए बातचीत हो गई। हमने ईद की मुबारकबाद उसको दिया और फिर जैसे यहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड है अफगानिस्तान से, तो हम सारे इकट्ठे होके यहाँ पे आए और अभी ईद का नमाज होगा तो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद आए और यहाँ पे सब लोगों के साथ जैसे हम रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ हिंदुस्तान के लोग, हिमाचल के जो हमारे फ्रेंड है, सब लोगों की कॉल आ रही थी, हमें उसकी मैसेज आ रही थी, रास्ते में जो मिल रहे थे तो हमें ईद मुबारकबाद दे रही थी। तो इसमें सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं। खुशी का, ईद का मतलब होता है खुशी का दिन, तो हर आदमी खुश है और हम जो है लोगों को सेवैयाँ खिलाते हैं, सेवैयाँ खिला के एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और इस तरह से ईद का त्योहार मनाया जाता है। और शिमला में कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बालूगंज स्थित जामा मस्जिद जाकर ईद मनाई और अलग अलग पकवान भी चखे। कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल कई सालों से यहां ईद इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। वो यहां पर आते हैं, लोगों से गले मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी खुशियां बांटते हैं। यहां लखनपाल ने नगर निगम चुनाव में जीत का भी दावा किया। बालूगंज से कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप थापा ने भी मस्जिद पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, उनसे गले मिले और खुशियां बांटी। आज का दिन जो है बहुत ही शुभ दिन है और मैं अपनी तरफ से अपने मुस्लिम भाइयों को, सबको, पूरे प्रदेश के मुस्लिम भाइयों को और अपने इस बालूगंज वार्ड के इस पवित्र मस्जिद में सभी भाइयों को ईद की दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। और आज का जो दिन है वो ईद का दिन, खुशियों का दिन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एक 30 दिन तक जो रमजान के रोजे रखे जाते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और उस जिम्मेवारी को जिस प्रकार बखूबी निभाया जाता है उसको देखकर प्रसन्नता होती है। और यहाँ मेरा तो बचपन बीता है। मौलवी जी अभी ईद की नमाज की पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। बहुत समय यहाँ पर हमने गुजारा है। हम जो है शुरू से ही यहीं पे रहते हैं, बालूगंज में रहते हैं और ईद ये हम पहली बार ही नहीं मना रहे, हम हर साल मनाते हैं और यहाँ हम हर ईद पे आते हैं। ये सब मेरे भाई हैं और इसमें कोई राजनीति का कोई भी कारण नहीं है। ये ईद हर साल इसी तरह मनाई जाती है। चंबा में भी धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। ईद का त्यौहार यहाँ पर लोगों ने चौगान और पक्का टाला मस्जिद में सुबह ईद उल फित्र की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिद में इमाम ने लोगों से ईद उल फित्र के इस त्यौहार का महत्व भी समझाया और समाज में अमन और भाईचारे के साथ रहने की तालीम दी। इस ईद उल फित्र के मौके पर हमारे ज़िला चंबा के अंदर एक आम ख़ास बात पाई जाती है कि हमारे आपस में हिंदू भाई, मुस्लिम भाई आपस में गले मिल करके इस मुबारक दिन की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ में इस नमाज के अंदर जो इसमें हम हिंदुस्तान के अमन और अमान के लिए दुआ करते हैं और साथ ही साथ में भाईचारे को कायम रखने की भी दुआ करते हैं। वहीं नाहन में भी ईद का त्यौहार खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी गई। जामा मस्जिद के मौलवी अब्दुल रऊफ ने नमाज अदा कराई। इस मौके पर विधायक अजय सोलंकी भी पहुंचे, जिन्होंने लोगों से गले मिलकर ईद की खुशियां बांटी और लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। आज
ईद उल फितर का त्यौहार जो है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं भी सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषकर अपने नाहन निर्वाचन क्षेत्र के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। और आज के दिन जो है सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ ईद उल फितर को मनाते हैं। सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को हमारी तरफ से और अंजुमन इस्लामी की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम दुआ करते हैं कि आज का जो मुबारक दिन है, ईद का दिन, इसी तरह ये ईद हम इसको मनाते रहें और एक दूसरे के साथ हम खुशी से जीते रहें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते रहें। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस ईद के दिन की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर से हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व अमान नसीब फरमाए, मुल्क की और मुल्क में रहने वाले तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। नालागढ़ में धूमधाम से ईद मनाई जा रही है। यहाँ ईदगाह में लोगों ने सुबह नमाज ईद अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सभी भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूँगा, ये बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए और इसमें आप सभी लोग शरीक हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़। हमारे साथ बराबर शरीक खड़े हुए हैं। मैं सभी दोस्तों के, शहर को, मुल्क को अमन अमान की दुआ करता हूँ। आज बड़ा खुशी का दिन है। ईद मुबारक है सभी को, सभी बहन भाइयों को, पूरी दुनिया को, पूरे हमारे हिंदुस्तान की हर कौम को ईद मुबारक हो। और हम तय दिल से ईद की मुबारक देते हैं और सब आप खुशी खुशी ईद मनाएं और खुशी खुशी अपना सहयोग दे सकें। और वहीं कुल्लू में भी ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही तुर्क एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ की जामा मस्जिद में सुबह लोग बड़ी संख्या में ईद की नमाज के लिए पहुँचे और नमाज की अदायगी के बाद दुआओं का एहतमाम हुआ और देश में अमन व शांति और भाईचारे के लिए दुआ की गई और उसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और साथ ही साथ इस दुआ में सुख, समृद्धि और खुशियों की भी कामना की गई। ईद के मौके पर धर्मशाला की जामा मस्जिद में नमाज अदा की गई। साथ ही यहाँ की कोतवाली स्थित जामा मस्जिद में भी नमाज पढ़ी गई। नमाज के लिए दोनों ही मस्जिदों में काफ़ी संख्या में रोज़ेदार पहुँचे थे, जिन्होंने रोज़े के बाद आज जो है ईद के दिन, जो कि रोज़ा सिर्फ रमज़ान तक महदूद होता है, रमज़ान के बाद जब शवाल का महीना आता है तो फिर वो ईद के दिन रोज़ा नहीं होता। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। नाहन के पावटा साहिब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। उन्होंने यहां यमुना घाट उत्सव 2023 में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। इसके साथ ही जल शक्ति मंत्री ने यहां गोविंद घाट पावटा साहिब के नवीनीकरण एवं सौंदर्यीकरण का कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय ने मिशन नमामि गंगे के तहत एक टीम यहां भेजी थी, जिसने यहां विकास को लेकर एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की है, जिसके अनुसार यहां कई विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घाट के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 65 करोड़ की डीपीआर तैयार की जा रही है। अगले 3 महीने के अंदर ये डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि डीपीआर तैयार होने के बाद हिमाचल सरकार के सहयोग से यहां विकास कार्यों का शुभारंभ होगा और एक नए युग का सूत्रपात होगा। मिशन नमामि गंगे की एक टीम को यहाँ भेजा था और टीम ने यहाँ आकर के जिन विषयों को लेकर के हरी यमुना सहयोग समिति ने जो अपेक्षाएं की थी कि एक हम घाट का पुनर्निर्माण करें, यहाँ पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्रेमेटोरियम बनाएं, यहाँ पर जो है एक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा जो है यहाँ बैंक प्रोटेक्शन का काम हो, पॉल्यूशन अबेटमेंट के लिए यहाँ व्यवस्था हो और उसके साथ साथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर पावटा साहिब में काम हो। हमने अपनी जो टीम भेजी थी उसने एक प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट इन सब चीज़ें विषयों को लेकर के बनाई है और अब उसकी डिटेल डीपीआर बनाने पर काम चल रहा है। लगभग 65 करोड़ की लागत से यहाँ इन सब सुविधाओं को हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं।
बद्दी पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि बसंती बाग रिहायशी इलाके के पास से बीते दिनों एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित बाइक मालिक ने पुलिस स्टेशन बद्दी में करवाई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और अब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार और सीसीटीवी के माध्यम से चोर गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया है। यह आरोपी हरिद्वार हरियाणा का रहने वाला है, जो कि बद्दी में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसने इस में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो सीसीटीवी के माध्यम से और टेक्निकल सेल की जो हमारी मदद से बाइक को भी रिकवर कर लिया है और साथ ही साथ जो एक्यूज्ड है उसको भी रिकवर कर लिया है। अब इस व्यक्ति को जो है कोर्ट में जो पेश करके इसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा, ताकि ये पता चल सके कि ऐसी और कोई बाइक्स वगैरह तो कहीं इस व्यक्ति ने या और कोई व्यक्ति जो है इसके साथ कोई सम्मिलित तो नहीं। ऊना में ITI संस्थान में चल रही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 5 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। इस दौरान लड़कियों की कबड्डी के फाइनल मुकाबले में DSP हेडक्वार्टर और पद्मश्री अजय ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। फाइनल मुकाबला महिला ITI ऊना और को एजुकेशन ITI ऊना की टीमों के बीच हुआ। वहीं DSP अजय ठाकुर ने ITI प्रधानाचार्य और अन्य शिक्षकों के साथ बैठकर पूरे मैच का लुत्फ भी उठाया और खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को मंच प्रदान किए जाने की वकालत की। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स के बेस पे यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हो रही थी कि ये छठा इनका जो टूर्नामेंट एक करवाया जा रहा है, प्राइवेट और सरकारी जो हमारे ITIs है उनका ये मुकाबला हो रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, युवाओं में बड़ा जोश है। देखिए, मैं पहले ही बोलता हूँ कि जो खिलाड़ी होता है उससे लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आता है। जो खिलाड़ी होते हैं, आप देखेंगे अभी लड़कियों का मैच लगा था, इनकी जो फिजिक है और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो देखने लायक है कि पता लगता है कि यार थोड़ा ये अच्छे लेवल के खिलाड़ी बन सकते हैं आगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।